तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप आज हम लोग जानने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं या फीचर्स हैं उसको आज हम समझने वाले हैं और काफ़ी नए अंदाज में समझने वाले हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझने वाले हैं। तो अगर जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं तो हो जाइए तैयार, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देंगे। तो चलिए, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेंगे। तो चलिए चलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर इसके पहले की जो वीडियो है वो है, उसका लिंक मैं इसके नीचे दे दूँगा। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होती है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ और 2-4 लाइंस हैं यहाँ पे, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इन दिस सिस्टम द ग्लोबल डाटा आर लूजली अटैच्ड टू द फंक्शंस। तो उसमें प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ग्लोबल डाटा होता है और उसे सारे फंक्शंस जो हैं वो एक एक कर उसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं या उसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो बहुत ही लूज़ली अटैच्ड रहते हैं फंक्शंस के साथ। यानी कोई भी फंक्शन उसे मैनिपुलेट कर सकता है और चेंज कर सकता है, और उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो किस मेथड में कब चेंज हो जाएगी ये कहना मुश्किल है। थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है उसका कोई ऑथेंटिसिटी उस डाटा का नहीं रहता। In order to make any change in the function, you may need to reschedule the associated data values। और अब अगर कोई चेंज अगर मुझे फंक्शन में करनी है तो आपको जो है वो डाटा, उसके जो डाटा है उस डाटा को आपको रीड शेड्यूल करना पड़ेगा। मतलब उस फंक्शन में अगर यूज़ करना है उसके पुराने वैल्यू को, तो हमें उस पुराने डाटा को फिर से यहाँ पे रीइनिशिएट या रीइनिशलाइज करना पड़ेगा किसी वेरिएबल के थ्रू। दिस में अफेक्ट द नॉर्मल सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोग्राम लॉजिक। इससे प्रोग्राम का लॉजिक जो है वो गड़बड़ा सकता है। तो यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात दी गई है, इसे ख्याल रखेंगे, याद रखेंगे। इन प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम द एम्फेसिस इज़ ऑन फंक्शंस रेदर देन डेटा आइटम्स। तो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा की कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब डाटा को लेस वैल्यूएशन दिया जाता है, वैलिडेशन। ज़्यादा ध्यान जो है, ज़्यादा फोकसिंग जो है वो फंक्शंस या मेथड्स पे रहता है। यानी फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, कौन सा फंक्शन स्टैंड बाय है, तो ये सारे फंक्शन पर ही ज़्यादा फोकसिंग होता है, डाटा पर कम। तो इस हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो आप देख लेते हैं। एम्फेसिस इज़ ऑन फंक्शंस लॉजिकल स्टेप्स। मतलब ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा महत्व जो है वो दिया जाता है फंक्शंस को, मेथड को, ठीक है, और लॉजिकल स्टेप्स को, डाटा को कम। फंक्शंस शेयर ग्लोबल डाटा, और किसी भी फंक्शन का अपना डाटा नहीं होता है, कोई सिक्योर डाटा या अपना सेपरेट डाटा बोल करके कुछ नहीं होता है। वो सारा जो कोई भी फंक्शन डाटा को यूज़ कर रहा होता है वो डाटा हमेशा ग्लोबल ही रहता है। मतलब पूरे प्रोग्राम के लिए कोई भी फंक्शन उसको शेयर कर सकता है। किसी भी फंक्शन का अपना कोई प्राइवेट डाटा नहीं होता। डाटा वैल्यूज़ कैन कीप फ्लोटिंग फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। और डाटा वैल्यूज़ जो हैं वो बिना सिक्योरिटी के चेंज होते रहते हैं, और एक मेथड से दूसरे मेथड उनको जो है कॉल किया या यूज़ किया जाता है, जिससे पता नहीं चलता कि किस मेथड में उस डाटा का चेंज जो है वो कैसे कर दिया या कितना कर दिया, ये पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट यूजेस टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड में क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच जो है वो अपनाया जाता है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि जो प्रोग्राम होता है उस वहाँ से आपका जो जो उसके लिए ज़रूरी होती है
जो जो मेथड ज़रूरी होता है वो वहाँ पे उसके साथ किया जाता है कि फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, इस तरह से। और अगर इस फंक्शन को और भी फंक्शन की ज़रूरत होती है तो और भी फंक्शन उसमें से निकाले जाते हैं, ये इस तरह से। तो ये मान लीजिए ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ये फंक्शन 3 है, ये फंक्शन 4 है, ये फंक्शन 5 है, ये फंक्शन 6 है, ये फंक्शन 7 और फंक्शन 8। तो इस तरह से टॉप डाउन अप्रोच, ये है आपका प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम को इस तरह से फंक्शंस में हम लोग डिवाइड करते हुए जाते हैं, जितना भी जब तक जो है ईजीनेस प्रोग्राम के फ्लो में नहीं आ जाता। तो इस तरह से इसीलिए इसे टॉप डाउन अप्रोच, मतलब हम टॉप से डाउन की ओर चलते जाते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतने फंक्शंस हम बनाते जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लिमिटेशन ऑफ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है यानी पॉप मेथड जो है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं? तो एज डाटा वैल्यूज़ आर ग्लोबल टू ऑल द फंक्शंस, you may require to make necessary changes in all functions in case of any change in the data values। तो अब चूँकि इसमें क्या होता है कि ग्लोबल डाटा का यूज़ किया जाता है, तो एक ही डाटा जो है वो सारे फंक्शंस में यूज़ होता है। तो अगर आपको अगर डाटा वैल्यू ही चेंज हो जाए, अगर डाटा वैल्यू किसी कारण से अगर चेंज करना पड़े, तो आपको उस हिसाब से सारे फंक्शंस में जो है चेंज आपको करना पड़ेगा और सारे फंक्शंस में उस डाटा को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो डाटा में अगर डाटा सारे फंक्शन एक ही डाटा को यूज़ करते हैं, तो अगर डाटा चेंज हो गया तो उस हिसाब से फंक्शन में भी सारे फंक्शंस को हमको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जा सकती है। इट इज़ नॉट सुइटेबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन रियल सिचुएशंस। और बाद में देखा गया कि ये तब तक जब तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है नहीं अपनाई गई थी, तब तक तो ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, मतलब अगर प्रॉब्लम कोई प्रोग्रामिंग की जो किसी प्रॉब्लम का हम लोग अगर कंप्यूटराइजेशन करते हैं और उसके लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है तो वहाँ पे ये प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से जो है हमें डिबगिंग करने में या एरर ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। और इसीलिए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक को जो है अभी डिफैक्टो हो गया है, वो सबसे वही जो है टेक्निक यूज़ की जाती है हर जगह। चलिए अब हम जानते हैं, तो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये प्रॉब्लम्स थे, इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसको लाया गया आगे। तो देखते हैं हम लोग इसमें कि इसके अंदर क्या होता है, कौन सी टेक्निक है ये, और इसमें कैसे हम प्रोग्रामिंग को करते हैं। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, ये जो है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस नोन एज फंक्शन। तो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि वो अधिकतर उसमें लाइन बाय लाइन जो है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग फंक्शन का नेम दे करके और उन फंक्शंस को कॉल करते जाते थे। प्रोसीड्यूर मैंने जो भी ज़रूरत पड़ती थी उसके लिए हम लोग एक प्रोसीड्यूर बना लेते थे, और प्रोसीड्यूर को ही फंक्शन या सब रूटीन या रूटीन भी बोलते हैं। तो किसी के कोई भी ज़रूरत प्रोग्रामिंग में होती थी तो उसके लिए हम एक नया फंक्शन या नया प्रोसीड्यूर बना लेते थे और उसे लाइन बाय लाइन कॉल करते जाते थे। Normally flow charts are used to organize the instructions and guide the movement of control from one function to another। और उसके लिए एक फ़्लो चार्टिंग बगल में पास में उसके साथ साथ एक फ़्लो चार्टिंग भी तैयार रखी जाती थी, जिसमें से ये हमेशा ये ध्यान रखा जाता था कि फंक्शन का जो कॉल है वो किस तरह से लॉजिक बैठता है और कौन सा फंक्शन कब कॉल करना है, वो फ़्लो चार्ट को देखते हुए किया जाता था।
Most of the functions share global data that flows freely throughout the program without any restriction. और हम लोगों ने पहले देखा कि इसमें ग्लोबल डाटा ज़्यादातर यूज़ होता था और इसे ये फ्रीली कोई भी फंक्शन इसे यूज़ कर सकता था और मैनिपुलेट भी कर सकता था। इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन इसके ठीक विपरीत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, OOP इज़ एन अप्रोच to standardize the programs by creating partitioned memory area for both the data and the functions. लेकिन यहाँ पे ठीक इसके विपरीत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा एक स्टैंडर्ड अप्रोच है किसी प्रोग्राम के लिए जिसमें क्या किया जाता है कि मेमोरी एरिया जो है वो बांट दिया जाता है, डाटा के लिए अलग और फंक्शन के लिए अलग, और जिससे डाटा जो है सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से मेथड के लिए अलग मेमोरी और डाटा के लिए अलग मेमोरी रखी जाती है, और हर प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट के वे में देखा जाता है। रियल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि जो बड़ा प्रॉब्लम है वो एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्या उसको और छोटे ऑब्जेक्ट्स में तोड़ा जा सकता है कि नहीं। अगर तोड़ा जा सकता है तो छोटे छोटे और ऑब्जेक्ट्स में तोड़ना है। और ऑब्जेक्ट्स उसको बोलते हैं जिसमें आपका एट्रीब्यूट और बिहेवियर दोनों रहता है। मतलब एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में जैसे हम देखते हैं, जैसे आपका कोई भी कार ले लो, डॉग ले लो, डॉग में कुछ प्रॉपर्टी होता है यानी एट्रीब्यूट होता है और कुछ बिहेवियर उसका होता है। तो जैसे डॉग जो है उसका कलर, ब्रीड और हाइट, वेट, ये सब उसके प्रॉपर्टीज़ हुए, और उसके जो बिहेवियर है वो भौंकता है, मतलब बार्किंग, तो जंपिंग, रनिंग, बाइटिंग, ये सब उसके बिहेवियर्स हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स जो है वो रियल लाइफ जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उनमें भी जो है ऑब्जेक्ट की तरह से सोचा गया कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसमें वो ऑब्जेक्ट की तरह से उसको सोचा गया, और उसमें एट्रीब्यूट और बिहेवियर को अलग किया गया, और दोनों को जो है मेमोरी भी अलग अलग दिया गया। चलिए अब है इट डज़ नॉट अलाउ it does not allow data to flow freely from one function to another। इसमें डाटा को जो है वो फ्रीली फ्लो करने के लिए नहीं दिया जाता। मतलब डाटा इसमें हर मेथड या हर ऑब्जेक्ट का अपना डाटा होता है, और वो प्राइवेट होता है उसका। मतलब वो उसकी एक लिमिट होती है उसकी, अगर एक्सेसिंग उसका एक बाउंड्री होता है कि अगर वो ऑर्डर करे, एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने डाटा को दूसरे को एक्सेस करने का अगर वो देगा, कोई तरीका देगा या वो चाहेगा, तभी दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसके डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है या गेन कर सकता है या यूज कर सकता है। अदरवाइज सभी ऑब्जेक्ट का डाटा अपना अपना प्राइवेट होता है, कोई किसी भी दूसरे का ऑब्जेक्ट का डाटा को यूज़ नहीं कर सकता। मतलब डाटा यहाँ पे जो है वो एक बाउंड्री में बंध गया, इनकैप्सुलेटेड हो गया। तो इन डिकम्पोज्ड इनटू ए नंबर ऑफ एंटिटीज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। इन दिस सिस्टम, इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता है कि द कंप्लीट प्रॉब्लम इज डिकम्पोज। पूरा जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अभी हमने बताया कि उसे एक जो है उसे छोटे छोटे एंटिटीज़ में तोड़ दिया जाता है, जिसे ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। यानी बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में तोड़ दिया जाता है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ईच ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स ए सेट ऑफ डाटा आइटम्स। और हर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वही जो एट्रीब्यूट जिसे हमने कहा, तो उसे आप डाटा आइटम ले लें यहाँ प्रोग्रामिंग में, एंड रिलेटेड फंक्शंस। और जो बिहेवियर हमने कहा उसे आप फंक्शन या मेथड मान लें। तो द डाटा वैल्यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एप्लीकेबल ओनली विद इन द फंक्शंस एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। और जो डाटा वैल्यूज़ जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, आर एप्लीकेबल ओनली विद इन द फंक्शंस एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट का डाटा जो है वो उसके अंदर का जो मेथड है वही यूज कर सकता है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मेथड उसे यूज नहीं कर सकता जब तक कि उसे
कोई एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस करने का उसे ऑर्डर ना दिया जाए। द रेसिडेंट डाटा कैन नेवर बी हैंडल्ड बाय द एक्सटर्नल फंक्शंस, और किसी के अंदर का डाटा जो है उसे एक्सटर्नल फंक्शंस जो है बाहर के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शन जो उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन दिस वे द डाटा आर प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर फ्रॉम बीइंग ट्रबल्ड बाय एक्सटर्नल सोर्सेज, और इस तरह से डाटा जो है वो ज़्यादा सिक्योर रहती है और उसे बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पाता है और इसलिए मैनिपुलेट भी नहीं कर पाता है। चलिए अब हम यहाँ बगल के इसमें जो ये ड्राइंग में हम लोग देख सकते हैं, तो दिस फीचर अलाउज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू बी पावरफुल टूल इन प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से जो डाटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, तो इससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो टेक्निक है वो काफ़ी पावरफुल हो जाती है, जिसमें डाटा काफ़ी सिक्योर हो जाता है और मेथड जो है काफ़ी डिसिप्लिन्ड वे में बिहेव करने लगते हैं और हर पूरा प्रॉब्लम ही ऑब्जेक्ट्स में तोड़ दिया जाता है। और चूंकि हम लोग रियल लाइफ में सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ही देखते हैं, कोई भी चीज़ हो उसे हम एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में देखते हैं, तो वही अगर उसी की कॉपी अगर हमें प्रोग्राम में भी दिखाई पड़े तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से प्रॉब्लम समझ में आएगी। The organization of data and function in object oriented programming can be illustrated as, तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो टेक्निक है उसे हम इस बगल के ड्राइंग से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सब अपने ऑब्जेक्ट ए जो है सब का अपना अपना बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के अंदर ही डाटा भी है और उसका अपना मेथड फंक्शन भी है। यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर का डाटा जो है वो उसी का फंक्शन यूज़ कर सकता है। अब जैसे ऑब्जेक्ट बी का डाटा है तो उसे ऑब्जेक्ट बी का फंक्शन ही यूज़ कर सकता है। ऑब्जेक्ट सी का डाटा है, उसे ऑब्जेक्ट सी का फंक्शन ही यूज़ कर सकता है। हाँ, अब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है और ये कम्युनिकेशन वाया मैसेजिंग हो सकता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टेक्निक में उसे मैसेजिंग कहते हैं। वो मैसेजिंग की टेक्निक होती है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जो है डाटा का लेन देन कर सकता है या मेथड कॉल कर सकता है, वो मैसेजिंग के थ्रू होता है। ऐसे खुद ब खुद कोई भी डाटा किसी का दूसरे का डाटा यूज़ नहीं कर सकता कोई सारे ऑब्जेक्ट्स अपने आप में अलग अलग एंटिटी होते हैं, उनके अंदर अपना डाटा, उनका अपना फंक्शन होता है, कोई भी किसी से रिलेटेड नहीं रहता जब तक कि उनको कोई ख़ास तरीके से आपस में कम्युनिकेट करने के लिए तैयार ना किया जाए, और ये कम्युनिकेशन होता है मैसेजेस के थ्रू। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो द डिफरेंट programming languages, object oriented programming languages commonly being used are C++, Java, Python, Smalltalk, Ruby, Eiffel etc. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं C++, जावा, पाइथन, ये सब जो हैं, रूबी वगैरह जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लाइन में है। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP is a modular approach which allows the data to be applied within a stipulated program area. It also provides the reusability feature to develop productive logic, which means to give more emphasis on data. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक में क्या होता है कि डाटा जो है उसे एक ख़ास बाउंड्री दी जाती है, बस उसके अंदर ही उसका वैलिडेशन रहता है और उसके अंदर ही उसे यूज़ आप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के एक दायरे में रहता है, तो हर ऑब्जेक्ट का डाटा जो है अपना उसका एक अपना दायरा होता है, अपना रेंज होता है, उसी में वो वैलिड होता है, उसके बाहर उसकी वैलिडिटी नहीं रहती जब तक कि कोई तरीका ना अपनाया जाए, मैसेजिंग का तरीका ना अपनाया जाए या उसका एक्सेस जो है उसे बढ़ाया ना जाए।
तो इससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रीयूजेबिलिटी भी जो फीचर भी जो है वो भी बढ़ती है। और क्योंकि जब हम उसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में किसी प्रोग्राम लॉजिक को तैयार कर लेते हैं तो वही ऑब्जेक्ट जो है दूसरे प्रोग्राम में भी यूजेबल हो सकता है। तो जैसे अगर हमने एरिया एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो एरिया अगर रेक्टेंगल का एरिया एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वो उस एरिया का कुछ पार्ट जो है, एरिया ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट दूसरे सर्कल या स्क्वायर उन लोगों के एरिया निकालने में भी काम आ सकता है। तो हम अगर वैसे ऑब्जेक्ट्स का प्रोग्रामिंग वैसे करेंगे तो उसे हम लोग रीयूज़ भी कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम्स में। मान लीजिए एक प्रोग्राम में हमने इनपुट के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाया, तो इनपुट लेने के लिए अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो भी इनपुट लेना होगा, स्क्वायर का लेना हो तो भी लेना होगा। तो हम उस तरह इनपुट का जो ऑब्जेक्ट है उसको उसके कुछ कोड को रीयूज़ कर सकते हैं स्क्वायर के लिए भी। तो अगर हमने फिर प्रिंटिंग का जो कोई ऑब्जेक्ट बनाया है तो प्रिंटिंग का भी लगभग हर प्रोग्राम में काम आता है, तो उसे भी हम जो है बहुत सारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबिलिटी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पॉसिबल होती है। अब इसके फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सम ऑफ द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर लिस्टेड बिलो। इट गिव्स इम्पॉर्टेंस टू डाटा आइटम्स रेदर देन द फंक्शन। जैसे पीओपी में फंक्शन का ज़्यादा वैल्यू था, डाटा का कम, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ डाटा का ज़्यादा वैल्यूएशन है और फंक्शन का कम। इट मेक्स द कंप्लीट प्रोग्राम प्रॉब्लम सिंपलर बाय डिवाइडिंग इनटू ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या किया जाता है, बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, फिर उन मॉड्यूल्स को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में तोड़ लिया जाता है, जब तक कि उसमें एट्रीब्यूट और बिहेवियर मतलब डाटा और मेथड दोनों अगर उस एंटिटी में एप्लीकेबल होते हैं तो वहाँ तक उसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। लेकिन अगर उसके नीचे तोड़ने पर अगर उसमें सिर्फ एट्रीब्यूट रहे या सिर्फ मेथड ही रहे तो फिर उसे आगे ऑब्जेक्ट में नहीं तोड़ा जाता है। द ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड Objects can be used as a bridge to have data flow from one function to another। और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ब्रिज के जैसा काम करते हैं। और वो जो अगर एक मेथड से दूसरे मेथड में डाटा को यूज़ करना हो तो भाया ऑब्जेक्ट ही जाया जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट को रेफरेंस में लेना ज़रूरी है, तभी हम दूसरे मेथड में उसे यूज़ कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग इन्हेंसेस द सिक्योरिटी इन प्रोग्राम्स। और इसमें जो डाटा हाइडिंग की टेक्निक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा उसके लिए प्राइवेट होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट में उसे यूज नहीं किया जा सकता है, इसे हम डाटा हाइडिंग कहते हैं। तो ये जो डाटा हाइडिंग जो टेक्निक है, इससे सिक्योरिटी प्रोग्राम की बढ़ जाती है। इट इज़ हाईली बेनिफिशियल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। और चूँकि इसमें बड़े प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट्स में तोड़ दिया जाता है और मेथड और डाटा दोनों एक एक हर ऑब्जेक्ट के साथ ही जुड़े होते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का मेथड और डाटा उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है, इनकैप्सुलेटेड रहता है। इसीलिए ये बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब आपको ज़्यादा मॉड्यूलराइज्ड दिखाई पड़ेगा प्रॉब्लम। आपको जो है उसके ब्लॉक्स दिखाई पड़ेंगे अच्छे ढंग से, और हर ब्लॉक्स में ब्लॉक जो है मतलब पूरा प्रॉब्लम एक ब्लॉक में बटा हुआ दिखेगा, तो उससे आपको एरर चेकिंग में ज़्यादा आसानी होगी। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें डिफरेंस क्या है। नाउ यू हैव लर्नड दैट बोथ आर प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस वेयर OOP स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड POP स्टैंड्स फॉर प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड। They are different types of high-level programming languages with different approaches. Some of the differences, उनमें से कुछ डिफरेंस जो है यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। नंबर 1 है द एम्फेसिस इन POP में क्या होता है, ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा फोकस किस पे रहता है, फंक्शन पे रहता है, डाटा पे नहीं रहता, डाटा पे फोकस नहीं रहता। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डाटा में ही ज़्यादा फोकस रहता है ना, डाटा में फोकस ज़्यादा रहता है और फंक्शन में फोकस कम रहता है। चलिए, इट अलाउज डाटा
टू फ्लो फ्रीली थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसमें डाटा जो है पूरे प्रोग्राम में हर मेथड इसको यूज़ कर सकता है, कोई भी मेथड यूज़ कर सकता है। किसी भी मेथड का अपना डाटा तो हो सकता है, लेकिन ग्लोबल डाटा को कोई भी यूज़ कर सकता है। द डाटा इज रेस्ट्रिक्टेड टू बी यूज्ड इन ए स्पेसिफिक प्रोग्राम एरिया। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डाटा जो है वो तो तीसरा डिफरेंस है कि इसमें इट फॉलोज़ टॉप डाउन अप्रोच। इसमें जो है टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया जाता है, और इसमें जो है बॉटम अप अप्रोच प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ किया जाता है। मतलब इसमें जो है डाटा आपको बड़े प्रॉब्लम को ज्यों ज़रूरत होती है पीओपी में, वैसे वैसे नए नए मेथड या फंक्शन बना कर और एक एक प्रोसीड्योर दर प्रोसीड्योर कॉल किया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम को पहले ऑब्जेक्ट्स में तोड़ लिया जाता है, फ्लो चार्टिंग करके उसका ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है, सबसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में तोड़ लिया जाता है। फिर उन ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्राम करना शुरू किया जाता है। पहले ऑब्जेक्ट्स को बनाना स्टार्ट किया जाता है, और ऑब्जेक्ट्स को क्लास की मदद से बनाते हैं, और बना करके फिर उनको जोड़ कर बड़े बड़े पैकेज में बदला जाता है, और फिर इस तरह से एक बड़ा जो सॉल्यूशन है वो बनता है। यानी उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स से स्टार्ट होता है बनना। तो इसलिए उसे टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच बोला जाता है, जबकि पीओपी को टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। यानी इसमें बड़ा प्रॉब्लम से नीचे छोटे छोटे प्रॉब्लम में तोड़ते चले जाते हैं, और इसमें पहले तोड़ते तो वैसे ही हैं, इसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी पहले बड़े प्रॉब्लम को छोटा फिर उससे छोटे से तोड़ते जाते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट किया जाता है तो वो पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाता है। पहले ऑब्जेक्ट्स की प्रोग्रामिंग की जाती है, फिर ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके ग्रुपिंग करके पैकेज बनाया जाता है, इस तरह से पैकेज से फिर प्रोग्राम बनाया, इस तरह से चलते हैं। इसलिए बॉटम अप अप्रोच इसको बोलते हैं। चलिए आगे है कीवर्ड्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट इट इज़ ए यूनिक एंटिटी विच कंटेन्स डाटा एंड फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर टुगेदर इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, तो हम लोगों ने पहले बताया कि ऑब्जेक्ट जो है प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो रियल लाइफ से ही लिया गया है। जैसे रियल लाइफ में हम डॉग जो है वो एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग बीइंग है, मतलब एक जिंदा ऑब्जेक्ट है, वो लाइव ऑब्जेक्ट है। फिर कार जो है वो एक जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन दोनों में आप देखेंगे, जैसे डॉग में भी कुछ एट्रीब्यूट होता है जिसे कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं यहाँ पे, और जिसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बोला जा रहा है, और कुछ उसका एक्शन होता है जो उसे बिहेवियर कहा जा रहा है। जैसे डॉग का जो ब्रीड है, कलर है, हाइट है, ये सारे चीज़ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जबकि वो बार्क करता है, बाइट करता है, रन करता है, ये उसके बिहेवियर हैं। उसी तरह से हम अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लें एक कार का, तो कार का जो कंपनी का नेम है, उसका जो मॉडल नेम है, उसका जो कलर है, उसका जो प्राइस है, ये सब जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। और जबकि वो कार जो है स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, रन करती है, एक्सीलरेट होती है, ये सारे जो है उस कार के बिहेवियर कहे जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ठीक उसी को कॉपी करके, उसी थॉट को कॉपी करके प्रोग्रामिंग में भी यूज़ किया जाता है। इसीलिए उसे यानी कि प्रोग्राम में भी जो है देखा जाता है कि जिस प्रोग्राम को हम लोग बनाने वाले हैं क्या उसे ऑब्जेक्ट की शक्ल दी जा सकती है या नहीं। कहने का मतलब है कि किसी कोडिंग के पार्ट को या किसी प्रॉब्लम के एक पार्ट को हम ऐसा बना सकते हैं कि उसे जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक भी हो और बिहेवियर भी हो। ऐसा हो सकता है क्या? तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लें, बैंक की प्रोग्रामिंग अगर करेंगे तो बैंक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
उसे जब हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोन सेक्शन है, फिर जाकर आपका सैलरी सेक्शन है, फिर जाकर के आपका इसी तरह के जो सेक्शंस हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें आप छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ सकते हैं। फिर उनको आगे तोड़ा जा सकता है फर्दर। जैसे लोन सेक्शन है तो लोन सेक्शन में कौन कौन काम करता है। मान लीजिए लोन सेक्शन में मैनेजर तो रहेगा ही, एक लोन मैनेजर होगा, फिर एक क्लर्क होगा, एक कैशियर होगा। तो ये तीनों जो हैं आप देखते हैं कि लोन मैनेजर क्या, इसे हम ऑब्जेक्ट जैसा रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट जैसा बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हाँ, जो लोन मैनेजर है वो कोई आदमी ही होगा, कोई व्यक्ति ही होगा, और उस व्यक्ति में दोनों चीज़ होंगे, यानी उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ एट्रीब्यूट होगा, यानी उसका कुछ नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका हाइट होगा, उसका एड्रेस होगा, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे। और लोन मैनेजर जो है वो कुछ काम भी करेगा, मतलब उसका कुछ बिहेवियर भी होगा। जैसे वो लोन पास करेगा, वो लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करेगा और उस डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करेगा, या उनको ऑथेंटाइज करेगा, ऑथेंटिसिटी उसकी करेगा। तो ये सारे वर्क जो है, एक्शन जो है वो लोन मैनेजर करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोन मैनेजर को हम एक रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट से उसकी तुलना कर सकते हैं और लोन मैनेजर को एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। उसी तरह से कैशियर को देखें तो कैशियर में भी हम दोनों चीज़ देखते हैं। कैशियर भी कोई आदमी ही होगा, तो उसमें भी हम देखते हैं कि वो दो चीज़ हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक के मामले में उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम, एड्रेस, ये सब, हाइट, वेट, ये सब हो सकता है, उसकी सैलरी हो सकती है। और बिहेवियर में हम देख सकते हैं कि एक कैशियर का बिहेवियर ये होगा कि वो कैश जो है वो इनपुट लेगा, मतलब मैनेजर से कैश लेगा और उसका कैलकुलेशन करेगा कैश। और किसी को लोन अगर देना हो तो कैश, वो कैश काउंटर से वही कैश लोन लेने वाले को देगा। फिर अगर कोई लोन चुकाने आता है तो कैश काउंटर में वही लोन का इंटरेस्ट वगैरह वही जमा करेगा। तो इस तरह से उसके बिहेवियर भी हैं और उसके एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो इस तरह से रियल लाइफ में हर प्रोग्रामिंग को जो है इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स में बांटा जाता है और देखा जाता है, और वहाँ तक तोड़ा जाता है जहाँ तक उसमें कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर दोनों रहते हैं, वहाँ तक। उसके नीचे अगर उसमें ये दोनों में से एक हट जाता है, यानी बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक दोनों नहीं रहता, तो उसके वहाँ तक ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये होता है और इसे ही ऑब्जेक्ट हम मानते हैं। यानी रियल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, उनसे ही, उनके बिहेवियर को ही कॉपी करके, उनके पूरे टेक्निक को कॉपी करके ही प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर देखते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट्स दैट वी एक्सपीरियंस और यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। जो मैंने अभी बताया, ईच रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंटेंस कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। तो हम लोगों ने बताया जैसे कार हुआ, बाइक हुआ, ये सब में आपका कैरेक्टरिस्टिक भी है और बिहेवियर भी है। डॉग है, कैट है, हॉर्स है, काव है। तो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली कंप्राइज द पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी एंड स्पेसिफिकेशन, वेयर एज बिहेवियर रिफर्स टू द पर्पस ऑफ इट्स यूज़ एंड इट्स फंक्शन। यानी प्रॉपर्टीज़ में जो है कैरेक्टरिस्टिक में उसका एट्रीब्यूट या फीचर आ जाता है, उसका प्रॉपर्टी आ जाता है, और जो बिहेवियर में उसका उस फंक्शन या उसके एक्शन, वो क्या एक्शन करता है, वो क्या फंक्शनिंग के लिए है, वो आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि, तो जैसे हमने कहा कि रियल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे ही सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट्स के उसी की कॉपी की जाती है, उसी की नकल करके उसी तरह से सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स भी तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स, ए सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ क्रिएटेड वाइल राइटिंग ए जावा प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो रियल लाइफ की कॉपी करके हम प्रोग्राम का कोड जो है वो ऐसे फॉर्म में लिखते हैं कि उसका एक नेम रहे, और उस नेम के अगेंस्ट जो है कुछ फीचर्स या कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें मिलें, कुछ एट्रीब्यूट्स भी रहना चाहिए, और कुछ मेथड्स भी उसमें रहने चाहिए उस नेम के अगेंस्ट, या उस कोड का जो ग्रुप होता है उसके अगेंस्ट। तो इस तरह के कोड के जो ग्रुपिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं।
तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आखिर हम सॉफ्टवेयर में तैयार कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं उसे यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे जावा पढ़ रहे हैं, तो हम जावा यूज़ करेंगे इस तरह के ऑब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। व्हेन वी कंपेयर ए सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट विद द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जब हम लोग अब सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट की तुलना एक रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट से करते हैं, देन द कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर्स ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स आर रिफर्ड टू एज द डाटा मेंबर्स। तो हमने बताया कि जो रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट में डाटा मेंबर्स बन जाते हैं। यानी जो एट्रीब्यूट्स वहाँ पे रहता है, जैसे डॉग अगर एक ऑब्जेक्ट बनाए हम बनाते हैं, तो रियल लाइफ में वो डॉग ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट रहेगा वो कलर रहेगा, ब्रीड रहेगा। तो उसी तरह उसी नेम का जो डाटा मेंबर हम अगर यहाँ सॉफ्टवेयर में भी डॉग नेम का अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं सॉफ्टवेयर से, तो उसमें हम जो डाटा मेंबर्स रहेंगे उसका जो एट्रीब्यूट रहेगा, उसका कलर, ब्रीड, ये सब जो है वो उसका डाटा मेंबर बन जाएंगे। और वहाँ पे रियल लाइफ में जो एक कुत्ता जो है वो भौंकता है, काटता है, दौड़ता है, खेलता है, तो वो सारे जो है यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर में हम बनाएंगे डॉग का ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर से में बनाएंगे, तो वो जो भौंकना, उसका जो काटना, दौड़ना, ये सारे जो हैं उसके मेथड कहलाएंगे। तो यानी कि डॉग अगर रियल लाइफ में जो डॉग है उसका जो एट्रीब्यूट है, जब उसी नाम का हम सॉफ्टवेयर में डॉग नाम का ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, तो डॉग का जो कलर, ब्रीड और हाइट वगैरह जो है वहाँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डॉग जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका डाटा मेंबर कहलाएगा। और जो रियल लाइफ में जो वो भौंकता है, काटता है, दौड़ता है, वो यहाँ सॉफ्टवेयर जो डॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब यहाँ पे, तो उसका ये जो भौंकना, काटना, ये सारे जो है वो मेथड उसके कहलाएंगे या फंक्शंस कहे जाएंगे ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स रेस्पेक्टिवली। तो ये समझ में आ गया आपको। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है आखिर वो कैसे बनाते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिस टूल का या जिस डाटा टाइप का या जिस कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं, जिस कमांड का यूज़ करते हैं, उसे हम क्लास कहते हैं। तो द क्लास इज़ ए टेम्पलेट, ये एक जो है टेम्पलेट है, मतलब पहले से बना बनाया जो है आपका एक खाका है और ब्लूप्रिंट है, यानी प्रोटोटाइप जैसा चीज़ है फॉर सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास पोजेज सम एट्रीब्यूट्स एंड कॉमन बिहेवियर। हर क्लास का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट रहेंगे, वो क्योंकि उससे तो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट से ही उसकी तुलना की जाएगी ना। तो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट में जो है, जैसे डॉग आपने कहा, तो डॉग जो रियल लाइफ में ज़िंदा डॉग आपके सामने है, तो उसके तो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कलर है, ब्रीड है और हाइट है, और वो उसका कुछ एक्शन है, वो भौंकता है, काटता है, दौड़ता है। तो उसी तरह से जब उसी नाम का डॉग का ही हम सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे, तो क्लास के थ्रू डॉग नाम का हम एक क्लास बनाएंगे, और उस क्लास में जो उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसे हम डाटा मेंबर्स के रूप में रखेंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब उसका कलर, ब्रीड और जो हाइट है, वेट है, ये सब को हमें उस क्लास में डाटा मेंबर्स के हिसाब से रखेंगे। और जो उसका जो एक्शन है या बिहेवियर है, जैसे वो भौंकता है, दौड़ता है, तो वो भौंकना, दौड़ना, काटना, ये सब को जो है उस क्लास में हम लोग मेथड के तौर पर डिफ़ाइन करेंगे। तो जो उसका डॉग का जो क्लास हम लोग बनाएंगे, डॉग नाम का जो क्लास बनाएंगे, उसमें जो उसका डाटा मेंबर्स देंगे, वो उसके एट्रीब्यूट्स को दिखाएगा। वो हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज़ करके बनाएंगे, और मेथड जो है उसे उसका डिफिनीशन जो है वो हम कोडिंग करके करेंगे। तो इस तरह से एक जो रियल लाइफ का जो ऑब्जेक्ट था, डॉग था, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करके जावा में हम बनाते हैं, और जो कि उसका प्रोटोटाइप होता है। यानी क्लास के थ्रू हम लोग किसी भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप बनाते हैं सॉफ्टवेयर में। अब हम आगे देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है, इसके जो मेन 4 प्रिंसिपल हैं जिस पर डिपेंड होकर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
जो है उसी के बेस पर टिकी हुई है। पहला है डेटा एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्शन, फिर है इनकैप्सुलेशन, फिर है पॉलीमॉर्फिज्म और फिर है इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? तो इन रियल डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? तो इन रियल लाइफ सिचुएशन यू माइट हैव notice that we do not require to know the details of the technologies of operate any system। हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं कि कोई भी नई चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके टेक्निक या टेक्नोलॉजी पर हम लोग ध्यान नहीं देते कि वो कैसे वो काम होती है। जैसे हम एक फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो कैमरा लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल ए डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू कैप्चर ए फ़ोटोग्राफ। जैसे डिजिटल कैमरा लेकर हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन अब उसके अंदर कैसे फ़ोटो तैयार होती है और कैसे वो फ़ोटो खींच जाता है, इस टेक्निक के पीछे हम नहीं पड़ते। इट सिंपली प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ बटन्स एंड स्विचेस टू कंट्रोल द ऑपरेशन नीडेड टू टेक द फोटोग्राफ। इसमें कुछ बटन्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। अब वो फ़ोटोग्राफ कैसे बनते हैं ये हम उसके पीछे नहीं पड़ते। तो in fact these buttons make the working so easy that anybody could operate the camera। और ये इन बटन्स के सहारे कोई भी इस कैमरा को काफ़ी आसानी से ऑपरेट भी कर लेता है। इवन दो ही शी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, भले वो उसके अंदर की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही अनजान रहे। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ डज़ द कैमरा मैनेज टू टेक फोटोग्राफ? क्या आप कभी सोचते हैं कि आखिर फ़ोटोग्राफ उसके अंदर कैसे तैयार हो जाता है? और व्हाट मैकेनिज्म इज़ फॉलोड इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द कैमरा, या कैमरा के अंदर क्या मैकेनिज्म है? यू मे नॉट बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस बिकॉज यू आर अनअवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इनसाइड द कैमरा। क्योंकि आप इसका जवाब अच्छे ढंग से नहीं दे सकते हैं। सभी कुछ व्यक्ति दे सकते हैं, सभी नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अंदर की टेक्नोलॉजी उतनी अच्छे ढंग से आपको मालूम नहीं रहती। सो यू मे से दैट वी यूज़ ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कैमरा। तो आप बोल सकते हैं कि हमें भाई सिर्फ कैमरा यूज़ करने से मतलब है, और कैमरा कैसे काम करता है उसे मुझे नहीं पढ़ना है, उस झंझट में नहीं पढ़ना है। तो फोटोग्राफ विदाउट नोइंग द इंटरनल मैकेनिज्म कैसे काम करता है उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। इट मे बी नोटेड दैट द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ एप्लीकेशंस। और ये जो एब्स्ट्रैक्शन है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग किस्म का हो सकता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव टू द पर्पस ऑफ द यूज़र। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है या एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ये एक तरीका होता है जिसमें हम मोटी तौर पर उसके ओवरऑल फीचर्स को जानते हैं, लेकिन उसके इंटरनल वर्किंग को हम नहीं जानते, वो कैसे काम करता है। लेकिन उससे क्या हो सकता है, हम उससे क्या काम कर सकते हैं ये हमें मालूम होता है, लेकिन वो डिवाइस कैसे काम करती है ये हमें मालूम नहीं रहता। तो उस चीज़ को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ऐसा इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसकी क्या ज़रूरत होती है? इसकी ज़रूरत होती है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए उसे टॉप बॉटम अप अप्रोच लेकर के उसे छोटे छोटे पहले मॉड्यूल में तोड़ेंगे, फिर मॉड्यूल्स को ऑब्जेक्ट्स में तोड़ेंगे, और ऑब्जेक्ट्स में तोड़ने के बाद हम फिर हर ऑब्जेक्ट्स का अपना डाटा, अपना मेथड होगा। तो वो जो हम मेथड को जो हम उसका एक थॉट रखेंगे या उसके बारे में सोचेंगे कि कौन कौन सा मेथड हमें रखना चाहिए, कैसे मेथड काम करेगा, ये जो ओवरऑल सोच करके तो मोटी तौर पर हम उसका एक जो फ्लो चार्टिंग जब करेंगे, तो डायग्राम जब बनाएंगे, तो उसमें हम लोग मोटी तौर पर कि यहाँ इस प्रॉब्लम के लिए ये 4 मॉड्यूल रहेंगे, प्रत्येक मॉड्यूल में जो है 4 ऑब्जेक्ट रहेंगे, और हर ऑब्जेक्ट में जो है 5 मेथड रहेंगे। मेथड के नाम ये होंगे। अब वो मेथड कैसे काम करेगा ये हमको नहीं देना। तो ये एब्स्ट्रैक्शन जब हम देते हैं तो इससे हमें प्रोग्रामिंग को तुरंत जो है उसका एक स्ट्रक्चर सामने दिखाई पड़ता है, और हमें पूरा ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा अच्छा बना या नहीं बना उसकी फिजिबिलिटी को टेस्ट करने में हमें मदद मिलती है।
और इस पर डिस्कशन होता है। जब डिस्कशन हो कर के सारे जैसा एक मोटी तौर पर जो मेथड जो ऑब्जेक्ट तैयार किया गया था उस पर जब सबकी पूरी टीम की हामी हो जाती है, पूरा टीम उस पर मान जाता है, तो फिर उसी पर जो है प्रोग्रामिंग चालू कर दिया जाता है। तो तब तक वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रहता है, मतलब वो उसे लागू नहीं किया जाता, उसे प्रोग्रामिंग कोडिंग उसमें शुरू नहीं की जाती है। वो केवल कागज़ पेन एंड पेपर में रहता है और थॉट्स में रहता है, तो उसे अप्लाई इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो तब तक उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मोड कहते हैं उसको। यानी कोई भी विचार, कोई भी चीज़ जब हम पेन पेपर तक और अपने माइंड तक रखते हैं और सिर्फ मतलब बोल चाल में रखते हैं, अपने विचारों में रखते हैं, तब उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग ये प्रोग्रामिंग जो है टेक्निक जो है वो यूज़फुल होती है जब हम लोग कोई बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट हम अगर कुछ भी सोच लेंगे और ऑब्जेक्ट सोच करके उसका प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे तो बाद में जाकर पता चलेगा कि अरे ये मेथड तो बेकार ही बना दिया हम लोगों ने। तो इसलिए पहले से सोच लेना ज़रूरी होता है कि कैसे कैसे मेथड होगा। ये हम लोग हर प्रोग्राम में करते हैं। हमारे घर में शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है या कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें हम लोग पहले से एक एब्स्ट्रैक्ट जो है थॉट हम लोग लेकर चलते हैं कि हाँ यहाँ पे एक ये मंच बनेगा, यहाँ पे एक स्टेज बनेगा, यहाँ पे गेट बनेगा। ये क्या जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही तो बन नहीं जाता, वैसा हम लोग सिर्फ सोचते हैं और फिर वैसा सोच करके जब पूरे परिवार का उसमें हामी भर जाता है, सब कोई उसमें उसको मान जाते हैं, कहाँ जो तुमने बताया, जो योजना जो प्रोग्राम बनाया तुमने वो सही बनाया है, सबका जब ओके हो जाता है सब कुछ, तो फिर हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके इम्प्लीमेंट करने की जो पहले की जो स्टेज है उस स्टेज को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन मोड कहते हैं। तो ये कोई भी प्रोग्राम में पहले एब्स्ट्रैक्शन मोड में ही जाया जाता है, फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलिए, तो यहाँ हम एब्स्ट्रैक्शन को थोड़े और कुछ चंद शब्दों में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग लोअर लेवल डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली द एसेंशियल एंड रेलिवेंट डिटेल्स टू द यूजर्स। यानी लोअर लेवल यानी उसके अंदर का इंटरनल जो वर्किंग है, इंटरनल डिटेल्स है, उसको हाइड कर देना, उसे छुपा देना और केवल बाहरी जो यूज़फुल चीज़ है, एसेंशियल फीचर्स हैं, उसको दिखाना, इसे ही हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल पे हम देखते हैं कि जब हम लोग डेली जो है यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एटीएम मशीन जो है, ऑल आर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन द एटीएम मशीन लाइक कैश विड्रॉल, मनी ट्रांसफ़र, रिट्रीव मिनी स्टेटमेंट एट्सेट्रा। यानी एक एटीएम मशीन में हम लोग कैश निकालते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, लेकिन बट वी कांट नो इंटरनल डिटेल्स अबाउट एटीएम। लेकिन हम लोग एटीएम के इंटरनल डिटेल्स को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो इस तरह की चीज़ को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इनहेरिटेंस को देखते हैं। यू माइट हैव स्टडीड द टर्म हेरिडिटी। आपने बायोलॉजी जो है बुक में पढ़ी होगी हेरिडिटी इन बायोलॉजी, which means the transmission of genetically based characteristics from parents to offsprings। तो उसका मतलब क्या होता है कि जेनेटिकली मतलब जो जीन संबंधी जो जितनी भी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो माता पिता से जब बच्चों को मिलती हैं तो उसे हम हेरिडिटरी या हेरिडिटी कहते हैं। वी इनहेरिट थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेबल फीचर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो हम कैसे, हम लोगों में जो जितने भी क्वालिटीज़ आए हैं वो कहाँ से आए हैं? हमारे पेरेंट्स से आए हैं, हमारे पूर्वजों से आए हैं। तो ये जो पूर्वजों से ये जो भी गुण हमारे पूर्वजों से और हमारे फोर फादर से होते हुए हम तक पहुँचे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ये गुण हमने इनहेरिट किए हैं अपने पूर्वजों से, इसीलिए इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस कहेंगे। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम अपने पूर्वजों या किसी फोर फादर या एक सुप्रीम या सुपर जो है उससे बड़ा कुछ ऑब्जेक्ट होता है, उससे कुछ प्रॉपर्टी या फीचर जो है जब छोटे ऑब्जेक्ट्स में या उसके सब ऑब्जेक्ट्स में जब लाया जाता है
तो उस प्रॉपर्टी को लाने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग अपना रियल लाइफ में देखते हैं कि हम लोगों के अंदर जो है बहुत सारे गुण जो हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनहेरिटेंस के थ्रू हमारे अंदर आए हैं। वो इनहेरिटेंस कहाँ से हुआ, हमारे पूर्वजों से हुआ है। हु इन टर्न हैड इनहेरिटेड दोज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड सो ऑन। और हमारे पूर्वजों को कहाँ से मिला, उन्होंने इनहेरिट किया अपने पूर्वजों से, यानी उनके अंदर इनहेरिटेंस हुआ उनके पूर्वजों से, हमारे अंदर इनहेरिटेंस हुआ हमारे पूर्वजों से। तो इस तरह से ये पीढ़ी चलती आ रही है। सिमिलरली ए क्लास एक्वायर सम प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अनदर क्लास। इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट या क्लास, जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास यूज़ करते हैं, तो जब किसी क्लास का प्रॉपर्टी जो है हम दूसरे क्लास में यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ पॉसिबल बाय डिराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। तो ऐसा कब होता है, जब हम कोई नया क्लास बनाते हैं और पुराने क्लास को उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, हमने पुराने क्लास का सारा प्रॉपर्टी इसमें इनहेरिट कर लिया। तो इनहेरिट कर लिया यानी इसमें शामिल कर लिया। तो ये जो शामिल कर लेते हैं दूसरे क्लास के जो क्वालिटी, जो भी चीज़, मेथड, प्रॉपर्टी जो भी रहता है, उसको हम लोग अगर नए क्लास में शामिल कर लेते हैं तो उसे हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। द न्यू क्लास विल हैव combined features of both the classes। अब जो नए क्लास में क्या होगा, तो ऐसा नहीं है कि नए क्लास में सिर्फ पुराने क्लास के ही जो फीचर्स या रहेंगे या प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसमें आप नए क्लास का जो फीचर और मेथड और जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो रहेगा ही, साथ ही में उसमें पुराने क्लास का भी मेथड या फीचर रहेगा। तो द क्लास दैट गेट्स इनहेरिटेड टू अनदर क्लास इज़ नोन एज द बेस क्लास। और इस तरह से जो क्लास इनहेरिट होता है, यानी कि जिस क्लास को हम इनहेरिट करते हैं, शामिल करते हैं नए क्लास में, तो उस क्लास को हम लोग कहते हैं बेस क्लास और द सुपर क्लास। द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम द बेस क्लास इज नोन एज द डिराइव्ड क्लास और द सब क्लास और द टारगेट क्लास। और जो पुराने बेस क्लास को यूज करके, यानी किसी अन्य दूसरे क्लास को यूज़ करके जो नया क्लास बनाते हैं, उस नए क्लास को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्लास या सब क्लास या टारगेट क्लास। तो हम बार बार क्लास यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि क्लास हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास को यूज़ करके ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि किसी नए ऑब्जेक्ट में किसी पुराने ऑब्जेक्ट के फीचर भी रहें, तो हम वो फीचर कैसे नए ऑब्जेक्ट्स में कैसे डाल पाएंगे, तो डाल पाएंगे वो क्लास के ही थ्रू। यानी एक नया क्लास बनाएंगे जिसमें पुराने क्लास को यूज़ कर लेंगे, तो अब जो नए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें पुराने ऑब्जेक्ट्स के या पुराने क्लास के सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड भी रहेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए क्लास एनिमल। अब एग्जांपल लेते हैं एनिमल क्लास की, विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। तो अब जानवर जैसे एक मान लीजिए एनिमल एक क्लास है, तो वो क्या हो सकता है, कार्निवोरस भी हो सकता है या हर्बीवोरस भी हो सकता है, मतलब मांसाहारी भी हो सकता है या शाकाहारी हो सकता है वो जानवर। सो यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज़ of the class animal will be inherited by the class carnivorous and herbivorous। तो हम क्या देखते हैं कि एनिमल के कुछ क्वालिटीज़ तो दोनों में ही मिलेंगे आपको, कार्निवोरस में भी और हर्बीवोरस में भी। जैसे एनिमल जो है, एनिमल मतलब वो जो है वो बच्चों को जन्म देगा, तो अब वो कार्निवोरस रहे या हर्बीवोरस रहे, दोनों ही बच्चों को जन्म देंगे। एनिमल है तो खाना भी खाएगा, तो वो दोनों ही खाना खाएंगे। कार्निवोरस रहे तो वो भी खाना खाएगा, हर्बीवोरस रहे तो वो भी खाना खाएगा। फिर अगर वो मूवेबल है तो वो चलेगा या दौड़ेगा भी, तो हर्बीवोरस रहे, एनिमल जो है वो चलता है, तो अगर हर्बीवोरस रहे तो भी चलेगा, कार्निवोरस रहे तो भी वो मूव करेगा। तो इस तरह से कुछ क्वालिटीज़, कुछ मेथड जो होते हैं दोनों में सेम रहते हैं। तो इसे हम और आगे देखते हैं अच्छी तरह से डायग्राम के थ्रू। एनिमल जो हैं वो दो ब्रांच हैं उसके, एक कार्निवोरस और हर्बीवोरस। अब कार्निवोरस जो है वो उसमें उसके अंतर्गत कौन कौन से जानवर आ सकते हैं, टाइगर आ सकता है, लायन आ सकता है और लेपर्ड आ सकता है।
और हर्बीवोरस में काव आ सकता है, गोट आ सकता है और बफेलो आ सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये टाइगर भी आखिर एक एनिमल ही है, लायन भी एनिमल ही है, और लेपर्ड भी एनिमल है, काव भी एनिमल है, गोट भी एनिमल है और बफेलो भी एनिमल है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब सभी एनिमल हैं तो सब में कुछ तो कुछ कॉमन होगा ही ज़रूर। तो जो बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, जैसे टाइगर है वो भी खाना खाता होगा, काव भी खाना खाती होगी, लायन भी खाना खाता होगा, गोट भी खाना खाता होगा, लेपर्ड भी खाना खाता होगा, बफेलो भी खाना खाता होगा। फिर टाइगर जो है वो भी बच्चों को जन्म देता है, काव भी जन्म देती है, गोट भी जन्म देती है, लायन भी जन्म देता है। इस तरह से कुछ कुछ कॉमन फीचर जो हैं सब में रहेंगे, क्योंकि वो एनिमल से ही आए हैं। हाँ, कुछ डिफरेंट भी रहेंगे, जैसे टाइगर मांस खाता है, काव घास खाती है, तो इस तरह से डिफरेंट भी रहेंगे। तो ड्यूरिंग इनहेरिटेंस द एलिमेंट्स ऑफ द बेस क्लास आर शेयर्ड बाय द डिराइव्ड क्लास। तो जब हम इनहेरिट करके बना रहे हैं, मान लीजिए एनिमल क्लास को, ये अगर क्लास है और इस क्लास को ये बेस क्लास है, तो इसे हमने अगर कार्निवोर्स क्लास को बनाने में, सब क्लास को बनाने में, इसे हम बोलेंगे सब क्लास। इस सब क्लास को बनाने में ये भी एक सब क्लास है। तो सब क्लास को बनाने में अगर हमने एनिमल को इस्तेमाल किया तो एनिमल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको कार्निवोरस में भी मिलेंगे और हर्बीवोरस में भी मिलेंगे। फिर कार्निवोरस सब क्लास को यूज़ करके हमने अलग अलग टाइगर क्लास बनाए, लायन क्लास बनाए और लेपर्ड क्लासेस बनाए। ये अलग अलग क्लास हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे करके। तो आप देखेंगे कि टाइगर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ये उसमें हम एनिमल के जो मेथड हैं और या कार्निवोरस के जो मेथड हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लायन लायन का जो क्लास बनाएंगे उसमें हम कार्निवोरस का जो लायन का जो क्लास बनाएंगे उसमें हम कार्निवोरस का मेथड वो भी यूज़ कर सकते हैं और एनिमल का जो मेथड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। काव का हम अगर क्लास बनाएंगे तो काव के क्लास में हर्बीवोरस का भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं और एनिमल का भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही उसमें इनहेरिटेड हो रहे हैं। क्योंकि इससे एनिमल इनहेरिटेड हो रहा है हर्बीवोरस में और हर्बीवोरस हो रहा है इनहेरिटेड इन तीनों में। तो इन तीनों क्लासेस में हमें इन दोनों क्लासेस के मेथड और प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे यूज़ करने के लिए। इसे ही इनहेरिटेंस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग इनहेरिटेंस द एलिमेंट्स ऑफ द बेस क्लास आर शेयर्ड। तो बेस क्लास के जो भी, अब इसे टाइगर क्लास है तो इसके लिए 2 बेस क्लास हो गए, एक करंट बेस क्लास कार्निवोरस, फिर उसके ऊपर का बेस क्लास हो गया एनिमल। तो सारे बेस क्लासेस के मेथड्स और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं या एट्रीब्यूट्स हैं हम यहाँ टाइगर क्लास में यूज़ कर सकते हैं, यानी एनिमल के और कार्निवोरस दोनों के। चलिए उसके बाद एज ए रिजल्ट इट मे हैपन दैट द एलिमेंट्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क इन द बेस क्लास कैन बी यूज टू परफॉर्म अनदर टास्क इन डिराइव्ड क्लास। दिस फीचर इज़ कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है कि बेस क्लास में कोई मेथड है, मान लो कि ईटिंग, ऐसा हमने एक मेथड बनाया हुआ है, तो वो मेथड हम उसमें कार्निवोरस में उसे रीडिफाइन भी कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे एक मेथड है, मान लीजिए ईट, तो उस मेथड को हम कार्निवोरस में फिर से रीडिफाइन कर सकते हैं, फिर उसे प्रत्येक में टाइगर में भी उस मेथड को रीडिफाइन कर सकते हैं और हर में फंक्शनिंग अलग रहेगा। मतलब इसमें मान लीजिए आप ईट में जो है सिंपल मैसेज आता है कि एनिमल ईट्स फूड, ऐसा, तो आप यहाँ कार्निवोरस में उसे चेंज करके बना सकते हैं कार्निवोरस ईट्स मीट। फिर टाइगर में उसी ईट को आप चेंज करके कर सकते हैं टाइगर्स लाइक गोट्स, ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है उसी मेथड को हर कहीं पे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रीयूजेबिलिटी बढ़ती है इसकी और
उसे रीयूजेबिलिटी जो है काम करती है इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। इनहेरिटेंस का एक और आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कैसे इनहेरिट होता है प्रॉपर्टी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक अलग प्रजाति का, एक अलग ब्रीड का ये बुल है, और उसका जब क्रॉस एक अलग ब्रीड की गाय काऊ के साथ कराया जाता है, तो वो नई जो गाय जन्म लेती है, नई काऊ जो जन्म लेती है, उसमें आप देखेंगे कि दोनों के ही प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुछ ना कुछ रहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका जो कलर है नई काऊ का, वो कलर जो है वो किस पे गया है, इससे मिला है आपका। और बाकी आप जो इसकी थूथन और इसका जो थन देखेंगे, वो क्या देखेंगे कि वो इस गाय से आया है। तो इस तरह से इनहेरिटेंस में आप जो पहले के जो बेस होता है, बेस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनहेरिट होते हैं। यहाँ पे डॉग में देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्रॉस करा जाने से इस तरह का एक डॉग मिला, जिसमें आपको जो है आपके रोएं भी, शरीर में रोएं भी आ गए। फिर इसके साथ अगर विंड स्प्राइट का अगर क्रॉस कराया गया, तो वो जो नया जो ब्रीड बना, उसमें रोएं जो है विंड स्प्राइट से भी ज़्यादा आ गए। तो इस तरह से इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से इनहेरिटेंस क्लासेस में भी। चलिए अब हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का मीनिंग होता है कि एक से अधिक फॉर्म्स में मिलना, ठीक है ना, या फॉर्म एक से अधिक फॉर्म में मिलना, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यू नो दैट सिंगल वर्ड कैन हैव मैनी मीनिंग्स। जैसे हम लोग जानते हैं होमोफोन्स जिसे बोलते हैं, तो उसके एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। सिमिलरली एन ऑपरेशन मे शो एन एंटायरली डिफरेंट बिहेवियर फॉर ए डिफरेंट सेट ऑफ डाटा एंड एनवायरनमेंट। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो कोई ऑपरेशन या कोई मेथड जो रहता है, वो अगर एक टाइप का डाटा उसको दिया जाए, उस मेथड में कैलकुलेट किया जाए उस मेथड के अंदर, तो उसका आंसर अलग आता है, लेकिन दूसरे टाइप का डाटा उसमें कैलकुलेट करने से उसका आंसर अलग आता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश वर्ड डक। जैसे यहाँ पे डक वर्ड को आप लेते हैं, द वर्ड डक डिफाइंस ए वाटर बर्ड विथ ए ब्रॉड बिल, शॉर्ट लेग्स एंड वेब्ड फीट, वेरेज। तो डक बोलने से आपको जो पानी में तैरती है वो डक आपको याद आती है, लेकिन उसी वर्ड का सेम वर्ड डक इज़ इन ए क्रिकेट मैच मीन्स ए बैट्समैन हु गॉट आउट विथ नो स्कोर। लेकिन वहीं पे जब उसे क्रिकेट में इस्तेमाल डक किया जाता है, तो उसका मतलब होता है कि कोई अगर जीरो पे आउट हो जाता है तो उसे डक कहते हैं, है ना। तो बिना स्कोर के आउट हो जाने से उसे बोलते हैं कि आउट फॉर ए डक। तो इस तरह से एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग यहाँ पे आ जाता है। चलिए तो पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम कुछ चंद शब्दों में कहना चाहें, तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन फॉर्म इन मल्टीपल फॉर्म्स इज़ नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जब हम लोग किसी एक फॉर्म को मल्टीपल फॉर्म्स में देख पाते हैं, एक ही फॉर्म के मल्टीपल फॉर्म्स देख पाते हैं, एक नेम के मल्टीपल फॉर्म्स देख पाते हैं, तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म हम कहते हैं। क्या इसमें डिफरेंस होता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म लेट अस परफॉर्म ए सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। इसमें क्या कर पाते हैं हम? पॉलीमॉर्फिज्म में हम एक ही नेम से अलग अलग एक्शन या अलग अलग परफॉर्मेंस कर पाते हैं, अलग अलग कैलकुलेशंस कर पाते हैं। जैसे हम अगर ऐड वर्ड ही लें, तो ऐड मेथड है, अगर हम उसमें डाटा हम ऐड नाम से 3 मेथड बना सकते हैं। पहला ऐड मेथड मान लीजिए वो इंटीजर टू इंटीजर ऐड करता होगा, दूसरा वही ऐड फिर अगर अलग से नेम वही रहेगा ऐड, लेकिन अब वो हो सकता है कि रियल मतलब फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज़ को ऐड करता होगा। फिर वही ऐड को हम ऐसा डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो डबल वैल्यू को जो है ऐड करे। तो इस तरह से हम उसी ऐड को, एक ही ऐड मेथड को या एक ही ऐड नेम को कई वैल्यूज़
के एडिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे ही हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब नेम एक रहेगा लेकिन उसका जो यूज़ है वो कई प्रकार से होगा। नेम सेम लेकिन उसका मैकेनिज़्म या डिफिनीशन अलग अलग, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज यू टू डिफाइन वन इंटरफेस एंड हैव मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, हम एक ही, जैसे अभी मैंने कहा, एक ही नेम बनाते हैं और उसका यूज़ कई जगह पे करते हैं, कई तरह की डाटा के लिए कर सकते हैं। यानी एक ही ऐड मेथड बनाकर हम उससे इंटीजर भी ऐड कर सकते हैं और उसको अगर हम फिर से रीडिफ़ाइन करके उस फ्लोट भी ऐड कर सकते हैं, उसे रीडिफ़ाइन करके हम कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, उसमें रीडिफ़ाइन करके हम डबल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ही ऐड मेथड से हम कई प्रकार का यूज़ उसको कर सकते हैं। नंबर 3, वी कैन क्रिएट फंक्शंस एंड रेफरेंस वेरिएबल्स विच बिहेव्स डिफरेंटली इन ए डिफरेंट प्रोग्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट। और हम लोग ऐसा डिफरेंट फंक्शंस, वही जैसे हमने कहा, डिफरेंट फंक्शंस या मेथड बना सकते हैं सेम नेम के, जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग आपको आंसर देंगे। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। तो इसका मीनिंग ही होता है कि मैनी फॉर्म्स में पाया जाने वाला। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखें, जैसे यहाँ कार्बन है। आप ये कार्बन का जो आप देख रहे हैं, तो ये कार्बन को आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये तीनों ही कार्बन है। ये कोल है, ये भी कार्बन भी है, कार्बन ही है। ये डायमंड है, ये भी कार्बन है। और ये ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन है। तीनों हैं तो कार्बन, लेकिन तीनों के फॉर्म्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तीनों के रूप जो है वो अलग अलग हैं। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि यानी एक ही चीज़ को जब अलग अलग फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं तो उसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, जावा में हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक ही मेथड या एक ही फंक्शन जब हम लोग डिफरेंट यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग डिफ़ाइन करके, नेम सेम रहेगा लेकिन डिफिनीशन अलग अलग देकर उससे हम लोग डिफरेंट टाइप के डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, तब हम उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। तो यहाँ पे जैसे और एक एग्जांपल देख लीजिए कि सपोज इफ़ यू आर इन ए क्लासरूम दैट टाइम यू बिहेव लाइक ए स्टूडेंट। जैसे एक बच्चा है, वो स्टूडेंट है, जब वो क्लास में रहता है तो वो लड़का स्टूडेंट के जैसा काम करता है। व्हेन यू आर इन द मार्केट एट दैट टाइम यू बिहेव लाइक ए कस्टमर। जब किसी दुकान में आप जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो आप कस्टमर, वही लड़का कस्टमर बन जाता है। व्हेन यू आर एट होम एट दैट टाइम यू बिहेव लाइक ए सन और डॉटर। ये जब आप घर में रहते हैं तो आप माँ बाप के सामने बेटे या बेटी बन जाते हैं। हियर वन पर्सन प्रेजेंट इन डिफरेंट बिहेवियर्स। एक ही पर्सन जो है अलग अलग फॉर्म्स में पाया जा रहा है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए, तो ये जावा में ये कैसे होगा, तो एक ही मेथड, एक नाम का मेथड रखेंगे हम, और उस नाम का हम 2-3 मेथड डिफ़ाइन करेंगे सेम नेम का, लेकिन उसका डाटा टाइप जो है वो अलग अलग रहेगा और उसके अंदर कैलकुलेशंस भी अलग अलग रहेंगे, तो हम पॉलीमॉर्फिज्म दिखा सकेंगे उसमें। तो डक वाला अगर एग्जांपल से हम लोग आगे चलें, तो विद द रेफरेंस टू द अबव एग्जांपल यू कैन नोटिस दैट द सेम वर्ड डक इज़ यूज्ड फॉर 2 डिफरेंट पर्पसेस। सिमिलरली यू कैन फाइंड मैनी सच एग्जांपल्स इन रियल लाइफ सिचुएशंस आल्सो। तो आप यहाँ पे देख रहे थे कि डक वर्ड जो है 2 सिचुएशंस के लिए यूज़ हो रहा है, तो इस तरह का सिचुएशन आपको रियल लाइफ में बहुत सारे मिलेंगे। विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इफ़ द फंक्शंस नेम इज वॉल्यूम, then you can calculate the volume of different geometrical solid figures visualized as cube, cuboid, sphere, cylinder by using different parameters as shown below। तो अब अगर सॉफ्टवेयर में हम आएँ और जावा में हम अगर जावा के रेफरेंस में हम बात करें, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर हम एक फंक्शन नेम रखते हैं, इफ़ द फंक्शन नेम इज वॉल्यूम, मान लीजिए वॉल्यूम नाम का एक फंक्शन है, तो अब इस वॉल्यूम नाम के फंक्शन से हम क्यूब का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्यूबॉइड का भी निकाल सकते हैं, स्फीयर का भी निकाल सकते हैं और सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं। हाँ, अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि अलग अलग पैरामीटर उसमें डालने पड़ेंगे और उसका डिफिनीशन जो है वो अलग अलग रहेगा। यानी जब क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका डिफिनीशन अलग रहेगा, इसमें डाटा भी अलग डाला जाएगा। जब वही वाला क्यूबॉइड के लिए हम निकालेंगे तो उसमें उसका डिफिनीशन भी अलग रहेगा और उसमें पैरामीटर जो है हमें 3 पैरामीटर चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट देना पड़ेगा। जबकि क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए सिर्फ एक साइड देना ही
काफ़ी होगा। फिर अगर हम एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना चाहें तो हम वहाँ पे पैरामीटर क्या डालेंगे, उसका रेडियस डालेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डाटा अलग अलग डालकर पैरामीटर अलग अलग डालकर हम सेम मेथड से जो है अलग अलग टाइप का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर में पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म is one of the object-oriented programming principles that allow the user to use a function for multiple purpose। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि यूज़र जो होता है किसी फंक्शन को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकता है, यानी एक ही मेथड या फंक्शन का यूज़ कई पर्पस के लिए कर सकता है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। और ये जो टेक्निक होती है, ये जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसे तो कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन जो प्रोग्रामिंग जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है उसे फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहा जाता है। दस फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ अ टेक्निक टू यूज़ द नंबर ऑफ फंक्शंस विद द सेम नेम हैविंग डिफरेंट पैरामीटर्स। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक फंक्शन को ओवरलोड किया जाता है। ओवरलोड का मतलब होता है उसे और कई काम दे दिए जाते हैं। जो फंक्शन बेचारा जिस काम के लिए बना था उसके साथ साथ उसे और 2-3 काम दे दिए जाते हैं और इसलिए वो बेचारा ओवरलोड हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी जब हम पैरामीटर चेंज कर देते हैं और उसके अंदर का मैकेनिज़्म थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नेम सेम ही रखते हैं, तो उसका जो है काम, उसका आंसर जो है कैलकुलेशन जो रिटर्न जो है वो बदल जाता है। तो इस तरह से एक नेम से हम कई प्रकार के पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। इन द इलस्ट्रेशन शोन अबव 3 फंक्शंस आर डिफाइंड विद द सेम नेम वॉल्यूम। तो ऊपर में हमने देखा कि वॉल्यूम नेम से 3 मेथड बनाए गए और तीनों मेथड से हमें नेम तो सब में वॉल्यूम था, लेकिन सबसे हमको जो आउटपुट मिला वो अलग अलग मिला, क्योंकि पैरामीटर हमने अलग अलग डाले और उसके अंदर के जो कैलकुलेशंस हैं वो अलग अलग थे। तो हैंस दे आर ओवरलोडेड, इसलिए यहाँ कहा जाएगा कि जो वॉल्यूम मेथड है वो ओवरलोडेड था, है ना। वॉल्यूम फंक्शन या मेथड जो है वो फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल है और पॉलीमॉर्फिज्म का तो है ही। द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज फंक्शंस विल डिपेंड अपॉन द डेटा टाइप्स एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो अब इसका जो आउटपुट रहेगा तो वो डिपेंड करेगा डाटा टाइप पे और कितने पैरामीटर्स आपने उसमें डाले हैं। मेथड्स के अंदर जो डाला जाता है उसे पैरामीटर कहते हैं, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये क्यूबॉइड के लिए जो वॉल्यूम का मेथड है उसके पैरामीटर्स हैं। क्यूब के लिए जब वही वॉल्यूम को डिफाइन किया गया तो उसका पैरामीटर सिर्फ साइड है। तो इस तरह का जो मेथड के अंदर जो डाला जाता है ब्रैकेट के अंदर उसे हम पैरामीटर कहते हैं। चलिए अब अगली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो अगली कॉन्सेप्ट है उसे इनकैप्सुलेशन हम कहते हैं। उसे देखते हैं हम इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन इज़ अनदर फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनकैप्सुलेशन जो एक और फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, विच रिस्ट्रिक्ट्स द फ्री फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन टू। तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि ये जो है डाटा फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है एंड द डाटा एंड फंक्शंस आर रैप्ड टुगेदर इन एन ऑब्जेक्ट सच दैट द डाटा कैन ओनली बी एक्सेस्ड इन द एसोसिएटेड फंक्शंस। तो इसे मतलब इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं, मतलब कैप्सुलाइज्ड करना, यानी किसी दायरे में बांध देना। जैसे हम लोग जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई दवा होती है जो कैप्सूल होती है, उसमें क्या होता है, दवा को कैप्सूल के 2 कैप के द्वारा उसके अंदर बंद कर दिया जाता है। आपने स्पेस क्राफ्ट के कैप्सूल्स जो हैं वो भी देखे होंगे। उसमें क्या रहता है, उस कैप्सूल के अंदर सारा चीज़ सुविधाएं दे दी जाती हैं स्पेस जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए, और फिर उसे स्पेस में भेज दिया जाता है। अभी दिखाता हूँ, रुकिए 1 मिनट। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन इज़ ए प्रोसेस of wrapping of data and methods in a single unit is called encapsulation। जब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा और मेथड्स दोनों को एक सिंगल यूनिट में हम रैप कर सकते हैं, उसे बांध सकते हैं, उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो उसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। In OOP, data and methods operate on that data are combined together to form a single unit which is referred to as a class।
तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो कैसे होता है, तो क्लास के अंदर मेथड और डाटा दोनों को डाल दिया जाता है और उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है डिफरेंट सिंबल्स के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी कैप्सूल के अंदर दवा को बंद कर दिया जाता है, या स्पेस कैप्सूल में देखेंगे आप जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं तो सारा कुछ इस कैप्सूल के अंदर ही पैक कर दिया जाता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं रहता है। तो उसी तरह से जब हम किसी क्लास के अंदर डाटा और मेथड दोनों को पैक कर देते हैं और उसके बाहर कुछ भी नहीं रहता, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इस तरह से इनका thus we can say that the data is kept hidden and cannot be accessed directly outside the object। तो इस तरह से डाटा जो एक पैक हो जाता है क्लास के अंदर, तो उसके बाहर कोई दूसरा क्लास जब तक कुछ खास कीवर्ड्स ना इस्तेमाल किए जाएं तब तक उस डाटा को बाहर का कोई यूज़ नहीं कर सकता, ऑल्दो इट इज़ अवेलेबल इन द सेम प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम में रहने के बावजूद। द फॉलोइंग illustration of encapsulation depicts how the data and functions are interlinked। अब नीचे ये डायग्राम को देखकर हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है वो पैक्ड रहते हैं डाटा और मेथड। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा जो है ये एक प्रोग्राम है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट का डाटा और मेथड उसके अंदर पैक है। इसका डाटा और ऑब्जेक्ट, ये डाटा और मेथड या फंक्शन वो इस ऑब्जेक्ट का इसके थ्रू ये पैक है। यहाँ भी इसका इस ऑब्जेक्ट का डाटा और मेथड या फंक्शन वो यहाँ पे अपने आप में पैक है। तो इस तरह से पैक्ड रहता है। और ये पैकिंग कैसे होता है, क्लास के ज़रिए होता है, क्लास कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके, जिसे हम कोडिंग के ज़रिए देखेंगे आगे। चलिए तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो अब उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक के जो है क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो with reference to the above context it could be inferred that the state and behavior are encapsulated in object oriented programming to prevent their isolation from each other। तो ऊपर इस तरह जो पीछे हम लोगों ने देखा तो उससे हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है वो बिहेवियर और डाटा को क्या किया जाता है, इनकैप्सुलेटेड कर दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे से आइसोलेटेड रहें, एक दूसरे से अलग रहें। Thus encapsulation is helpful in object oriented programming in the following ways। इस तरह से encapsulation से हमें निम्न जो है हेल्प मिलता है। क्या है, नंबर ए, द सोर्स कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेंटेन्ड इंडिपेंडेंटली। तो हर ऑब्जेक्ट का अपना सोर्स कोड, अपना मेथड, अपना डाटा होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में गड़बड़ी होती है या कोई एरर आता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को ही केवल चेक करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। The object maintains the privacy of the data members, however the changes that take place in the method do not affect the other object। और जो उसका हर ऑब्जेक्ट का अपना की अपनी प्राइवेसी होती है और उसके डाटा मेंबर्स को जो है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट देख नहीं सकता। तो इस तरह से however the change that take place in the method do not affect the other object। और किसी एक मेथड में अगर हम चेंज करते हैं तो वो दूसरे मेथड के डाटा को चेंज नहीं करता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ प्रिफरिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो। तो OOP के फ़ायदे जो हैं कई हैं POP के मामले में, तो वो नीचे हैं। द रीयूजेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम कोड इज इनहेंस्ड। अब जो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, यानी कोड को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं और वो रीयूज़ जो है वो ज़्यादा अब इफ़ेक्टिव हो जाता है। द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस आर इम्प्रूव्ड। अब जो है चूँकि एरर डिटेक्शन और डिबगिंग ज़्यादा आसान हो जाता है और मॉड्यूलराइज्ड वे में पूरा प्रोग्राम हो जाता है, इसलिए परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। मॉड्यूलरिटी इज़ अचीव्ड। पहले ही हमने कहा कि प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग मॉड्यूल में तोड़ देते हैं, तो उससे हमें पूरा ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन मेक्स द सॉफ्टवेयर ईजियर टू हैंडल।
और डाटा जो है वो हिडन रहता है, तो उससे सॉफ्टवेयर को हैंडल करना वो ज़्यादा आसान रहता है और हमें डर नहीं रहता कि कोई दूसरा मेथड या दूसरे क्लास का मेथड जो है डाटा को ये कर मतलब चेंज कर देगा या उसे मैनिपुलेट कर देगा। सॉफ्टवेयर फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क कैन ईजीली बी डेवलप्ड, और इसलिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने में हमें कम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सब कुछ मॉड्यूल्स के वे मॉड्यूलराइज्ड रहता है और ऑब्जेक्ट, हर चीज़ जो है ऑब्जेक्ट के वे में सजी हुई रहती है। चलिए, फिर भी इतना होते हुए भी हर चीज़ का लिमिटेशन होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी अपना एक लिमिटेशन है कुछ, इसका भी तो क्या लिमिटेशंस है वो देख लेते हैं। इवन दो OOP लैंग्वेजेस आर प्रीफर्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो हालांकि OOP लैंग्वेजेस जो होता है उसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, छोटे से बड़े प्रोग्राम में भी। देयर आर सम लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इनमें, विच आर मेंशन्ड एज अंडर। क्या क्या हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिक्वायर इंटेंसिव टेस्टिंग प्रोसेसेस, तो इनको टेस्ट करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको जो है टेस्ट करके हर ऑब्जेक्ट को पहले चेक करके उसका जो वर्किंग है उसे टेस्ट कर लेना पड़ता है। फिर सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला करके एज ए होल पैकेज के तौर पर उसे रन करा कर देख लेना पड़ता है कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है, तो इस तरह से उसमें बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग एज़ कम्पेयर टू प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और चूँकि पूरा प्रॉब्लम जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में बटा होता है, तो अब सारे ऑब्जेक्ट्स की टेस्टिंग और उसके मेथड्स की टेस्टिंग में काफ़ी वक्त लगता है। खैर जो भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है वो ही फ्यूचर की टेक्निक है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने की जो ज़रूर सोचेंगे, और लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देंगे ताकि अगला जो चैप्टर है उसे हम आपको जल्द से जल्द दे सकें। थैंक यू।